नमस्कार साथियों, आप सब जानते हैं कि देश में यूसीसी या कहें यूनिफॉर्म सिविल कोड या मैं हिंदी में कहूं समान नागरिक संहिता को लेकर एक राजनीतिक चर्चा, राजनीतिक बहस छिड़ी हुई है। और आज के वीडियो में हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिरकार है क्या, ये जानने का प्रयास रहेगा। देश के संविधान में या कानूनों में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या प्रावधान है, ये हम आज की वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। और जानने का प्रयास हमारा ये भी रहेगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा, राजनीतिक बहस कब और कैसे शुरू हुई और यूनिफॉर्म सिविल कोड के देश के नागरिकों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेंगे, क्या उनको इसका फायदा या नुकसान हो सकता है, सीधे शब्दों में आज के वीडियो में हमारा जानने का प्रयास रहेगा। अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता आखिर क्या है। आप सब जानते हैं कि देश में पर्सनल लॉ, जो निजता के कानून हैं, सीधे तौर पर जो अलग अलग धार्मिक संप्रदाय हैं उनके जो पर्सनल लॉ हैं, जो उनको एक समान बनाने की कवायद है, उसी को यूनिफॉर्म सिविल कोड का नाम दिया जाता है। अब सवाल पैदा होता है कि पर्सनल लॉ क्या है और ये पर्सनल लॉ किन मामलों को प्रभावित करते हैं। अगर पर्सनल लॉ की हम बात करें, मुस्लिम पर्सनल लॉ, हिंदू कोड बिल या हिंदुओं से संबंधित जो कानून है उनकी अगर हम बात करें, वो सीधे तौर पर वो कानून है जो विवाह के संबंधित कानून क्या है, तलाक कैसे होना है विवाह के बाद, और जो गोदनामा, गोद लेने हैं बच्चे, एडॉप्शन से संबंधित वो कानून क्या है, और उत्तराधिकार की संपत्ति वारिसों के पास कैसे जानी है। इन विषयों को जो प्रभावित करने वाले कानून है वो पर्सनल लॉ के दायरे में आते हैं। और पर्सनल लॉ के दायरे में आने वाले इन कानूनों को एक समान लागू करना देश में, इसी का नाम यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता। इसी प्रक्रिया को या इसी कानून को जो बनाया जाएगा, जो संहिता बनेगी, जो कानून बनेगा, उसी को यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता का नाम दिया जाता है। अब सवाल पैदा होता है कि ये जो पर्सनल लॉ हैं ये देश में अलग अलग हैं, अलग संप्रदाय, अलग समुदाय के अलग हैं। जहां तक पर्सनल लॉ का सवाल है, ये पर्सनल लॉ सीधे तौर पर उस व्यक्ति का जो धर्म है, मजहब है और जो रिवायतें हैं, रीति रिवाज हैं, उनसे, जो उनके कस्टम हैं, उनसे इवॉल्व हुए और बाद में इनको कोडिफाई, थोड़ा बहुत अमेंड करके उस संप्रदाय या उस समुदाय के लोगों के द्वारा किया गया। और उस कोडिफिकेशन को, उन पर्सनल लॉ को उन्हीं लोगों के जो निजी संबंध होते हैं उनके ऊपर लागू ये एक तरह से, एक मायने से होते हैं। मुस्लिमों में आपस में विवाह होना है, उनका जो तलाक होना है, बच्चे गोद लेने हैं, उनकी जो विल है, उत्तराधिकार है कि प्रॉपर्टी कैसे डिवेलप करेगी उनके लीगल हायर्स के पास, ये जो कानून है ये उनके पर्सनल लॉ। और ऐसे ही हिंदुओं के हैं, वो पर्सनल लॉ के दायरे में आते हैं। इनको एक समान बनाने की कवायद, जैसे हमने बताया, उसी को समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड का नाम दिया गया। अब सवाल पैदा होता है कि इस देश में जो क्रिमिनल लॉ हैं, जो पेनल लॉ हैं, जहां गलत करने वाले को सजा कानूनों के दायरे में दी जाती है, वो इंडियन पेनल कोड है। अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है, डाका डालता है, कत्ल करता है, किसी के हक अधिकार को हड़पता है, कोई चीटिंग करता है, ये जो ऑफेंसेस हैं इनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता। ये आज भी सभी नागरिकों पे, कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, सब पर ये जो पेनल कोड हैं, ये जो दंड प्रक्रिया के कानून है, वो एक समान रूप से लागू होते हैं। इंडियन पेनल कोड जो है, भारतीय दंड संहिता, वो एक समान सभी नागरिकों पर लागू होता है, उसमें कोई अंतर नहीं किया जाता। यहां हमें बेहतर और स्पष्ट शब्दों में समझ लेना चाहिए कि जो पेनल लॉ है, इंडियन पेनल कोड है, वो सभी नागरिकों के लिए एक समान है। केवल पर्सनल लॉ को एक समान करने की ये बात है, जिसमें विवाह, तलाक, गोदनामा और उत्तराधिकार मोटे तौर पर शामिल हैं। अब सवाल पैदा होता है कि इस देश में जो कानून है, जो मौजूदा समय में भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कहता क्या है और उसमें जो कानूनी प्रावधान है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड में कैसे मददगार हो सकते हैं और कैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो व्यवस्था है उसके रास्ते में अड़चन पैदा कर सकते हैं। अगर हम भारतीय संविधान के आर्टिकल की बात करें तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नागरिकों को देते हैं। और धार्मिक स्वतंत्रता का यह अधिकार, जैसे हमने पहले बताया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़े जो पर्सनल लॉ हैं, वो जो धार्मिक रीति रिवाज हैं और धार्मिक प्रक्रियाएं हैं और जो उनके धार्मिक रिचुअल्स हैं, उनसे इवॉल्व हुए हैं आहिस्ता आहिस्ता विद द प्रैक्टिस ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो सीधे तौर पर धार्मिक व्यवस्थाओं से जुड़े हैं। और जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक हैं, वो धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी इस देश के नागरिकों को देते हैं कि उनकी उपासना पद्धति क्या होगी, उनके प्रोफेशन, वे ऑफ प्रोफेशन क्या होगा, उनके गॉड गॉडिस क्या होंगे, उनके रिचुअल्स क्या होंगे, ये उनको आजादी भारत के संविधान के आर्टिकल 25 से 28 तक देते हैं। अब अगला सवाल पैदा
होता है कि क्या भारतीय संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान भी हैं जो समान नागरिक संहिता के लिए लाभदायक हैं या समान नागरिक संहिता को सपोर्ट करते हैं। अगर हम बात करें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत हैं, उनमें आर्टिकल 44 आर्टिकल 44 में यह व्यवस्था की गई है, एक सरकार को डायरेक्शन दी गई है। यह कहा गया है कि जो सरकार होगी भारत की, देश की, वो प्रयास करेगी कि देश में एक समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए। उसके लिए आहिस्ता आहिस्ता प्रक्रियाबद्ध तरीके से काम किया जाएगा और ये सरकार की कोशिश रहेगी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, इनको आप कानूनी तरीके से कोर्ट में लागू नहीं करा सकते, और जो धार्मिक स्वतंत्रता के आर्टिकल 25 से 28 हैं उनको लागू करा सकते हैं। ये आप सब जानते हैं कि मौलिक अधिकारों में वो व्यवस्था इस देश के संविधान में है, मौलिक अधिकार एनफोर्सेबल बाय लॉ है। अब ये सीधे तौर पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है क्या, वो सरकार को हिदायतें हैं कि आप ऐसा करने का प्रयास करोगे, जबकि फंडामेंटल राइट आप सीधे तौर पर जानते हैं दूज आर द डायरेक्शन टू द स्टेट, वो सीधे तौर पर सरकार को निर्देश हैं, डायरेक्शंस हैं कि आप ऐसा करोगे, आपको ऐसा करना चाहिए। इन दोनों में अंतर है। अब करना चाहिए, ये व्यवस्था इस देश के संविधान के जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 44 है उसमें यह व्यवस्था है कि सरकार उसका प्रयास करेगी समान नागरिक संहिता लागू करने का। सवाल पैदा होता है, क्या इस देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट या न्यायालयों ने कुछ एक ऐसे फैसले दिए हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामले में सहायक सिद्ध हो सकते हैं, उसकी वकालत करते हैं, या कुछ एक ऐसे फैसले भी हैं जो इसके खिलाफ जाते हैं कि इसको लागू नहीं किया जा सकता। इस मामले में अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो शाहबानो का एक केस इस देश में हुआ। शाहबानो एक 73 साल की बुजुर्ग मुस्लिम महिला थी, उसके पति मोहम्मद खान ने उसको छोड़ दिया और उसने अपने पति से भरण पोषण या मेंटेनेंस, जो आप सब जानते हैं कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सेक्शन 125 में व्यवस्था की गई है कि कोई पति अपनी पत्नी का भरण पोषण नहीं करता, उसको गुजारा भत्ते का हक है, और वो 125 की प्रक्रिया के तहत अपने पति से भरण पोषण या गुजारा भत्ता या मेंटेनेंस मैं कहूं वो ले सकती है। और शाहबानो के केस में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ में यह प्रावधान ना होने के बावजूद भी यह कहा कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 125 एक समान रूप से लागू होगा और मोहम्मद खान को, शाहबानो को गुजारा भत्ता देना होगा, और उसके गुजारे भत्ते के देश की सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिए। लेकिन उसके बाद जो समय की सरकार थी कांग्रेस की, उसने एक तरह से इसका स्वागत भी किया, लेकिन बाद में जब कई राज्यों में मुस्लिमों के विरोध का खामियाजा भुगतना पड़ा तो सरकार ने, इस देश की संसद ने कानून बनाकर जो शाहबानो का केस था उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसको पलट दिया और यह कानूनी व्यवस्था कायम करने का काम किया इस देश की संसद ने कि जो शाहबानो केस का फैसला है वो मुस्लिम महिलाओं पर लागू नहीं होगा और सेक्शन 125 सीआरपीसी मुस्लिमों पर इसके बाद लागू नहीं होगा, और सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को निष्फल कर दिया गया, इनफ्रक्चुअस करने का काम संसद ने किया। लेकिन एक और मामला जो इस विषय से सीधे तौर पर जुड़ा है, अगर हम उसकी बात करें, आप सब जानते हैं कि मुस्लिमों में ट्रिपल तलाक का प्रावधान है कि आप 3 बार तलाक तलाक बोल दीजिए। वो परिस्थितियां हैं, व्यवस्थाएं हैं कि वो कब लागू होता है। इसके बारे में भी देश की अदालत ने फैसला दिया हुआ है कि ट्रिपल तलाक इनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इनवैलिड है, इसको आप दे नहीं सकते। और इसके बाद हमारे देश की संसद ने भी, भारतीय जनता पार्टी के समय की सरकार ने कानून बनाया मुस्लिम महिलाओं के लिए, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए, कि ट्रिपल तलाक का जो कानून है वो अवैध है, उसको कानूनी रूप से एनफोर्स नहीं किया जा सकता, वो नलिटी है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, और अगर कोई इस व्यवस्था को अपनाता है तो उसको दंडनीय अपराध भी घोषित करने का काम इस कानून के माध्यम से किया गया। जो सीधे तौर पर हम देखते हैं कि शाहबानो के केस में जो फैसला आया था वो समान नागरिक संहिता की तरफ न्यायपालिका का एक बढ़ता कदम था, लेकिन देश की संसद ने उसको बदल दिया, जो सीधे तौर पर समान नागरिक संहिता के रास्ते में एक अड़चन था। लेकिन जो ट्रिपल तलाक का मामला है वो भी, जो सीधे तौर पर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड कहें, उसकी तरफ बढ़ता एक न्यायपालिका का कदम है, और उसके बाद जो देश की संसद में कानून बनाया गया वो भी कहीं ना कहीं उसी मायनों में या उसी दिशा में देखा जा सकता है। अब एक सवाल पैदा होता है कि आखिरकार इस देश में राजनीतिक चर्चा यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कब और कैसे पैदा हुई। आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक एजेंडा है उसमें मुख्य रूप से दूसरे विषयों के साथ इसको प्रमुखता से लागू किया गया कि देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होगा, उसमें धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के लोग एक नारा भी दिया करते थे कि एक पत्नी एक विधान,
हिंदू हो या मुसलमान, ये जो नारा था एक पत्नी एक विधान, हिंदू हो या मुसलमान, ये कहीं ना कहीं समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड का ही एक तरह से उद्घोष था या उसकी मांग थी, जो आज के समय में इसको थोड़ा बदल दिया गया कि वन नेशन वन लॉ या एक देश एक विधान का प्रावधान देश में होना चाहिए। और 2019 का भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है उसमें भी इसे शामिल किया गया था कि देश में समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। लेकिन अनेक मुस्लिम जो हैं वो इसका विरोध करते हैं, उनके जो संगठन हैं वो विरोध करते हैं और राजनीतिक दलों की भी इसके बारे में अलग अलग राय जो देश में है। और मौजूदा समय में ये राजनीतिक बहस या राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि अलग अलग राजनीतिक दलों के अलग अलग बयान या विचार इसके बारे में है और मुस्लिम संगठन ज्यादातर इसका विरोध करते हैं, अपने निजता के अधिकार या अपने धार्मिक मामलों में इसको दखलंदाजी मानते हैं। सवाल पैदा होता है कि भारत जैसे विविधता वाले देश में क्या समान नागरिक संहिता कानून को सही मायनों में लागू किया जा सकता है, क्या उसका राष्ट्र को फायदा होगा। आप सब जानते हैं कि भारत राज्यों का संघ है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग व्यवस्था या अलग ढंग से अलग प्रकार के लोग रहते हैं, उनका धार्मिक संप्रदाय अलग है, समुदाय अलग है, उनके रीति रिवाज अलग है, बोलचाल अलग है, खान पान अलग है, लेकिन फिर भी भारत एक है। ये भारत की सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। और अगर हम भारत के संविधान की भी बात करें तो भारत को न केवल राज्यों का संघ कहा गया है, बल्कि भारत के बारे में एक और व्यवस्था जो सीधे तौर पर संविधान में की गई, जिसमें सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, इन तीन सूचियों में पूरे विश्व को बांटा गया, ताकि ये तीनों सूचियां भारत की विविधता को एकता में पिरोने का काम करें और अलग अलग संप्रदाय, समुदाय, भाषा, संस्कृति के जो लोग हैं वो अपने अलग अलग संप्रदाय, समुदाय या संस्कृति के हिसाब से फल फूल देश में सकें और देश की उन्नति और खुशहाली हो। अब जो मोहम्मडन्स हैं वो इसको सीधे तौर पर अपने निजता के अधिकार में दखल मानते हैं, वो इससे सहमत और खुश नहीं है। और एक और सवाल पैदा होता है, क्योंकि इसमें ज्यादातर मुसलमानों की बात की जाती है कि मुस्लिम इससे प्रभावित होंगे, लेकिन इसके अलावा जो जैन हैं, बुद्ध हैं, क्रिश्चियन हैं या और दूसरे जो आदिवासी लोग कुछ क्षेत्रों में रहते हैं या अलग संप्रदायों के लोग रहते हैं, उन सबको ये सीधे तौर पर प्रभावित करेगा और एक समान नागरिक संहिता में लेकर आने का काम करेगा और सभी इससे सीधे तौर पर प्रभावित होंगे और अनेक लोग इसका विरोध करेंगे। अब सवाल पैदा होता है कि क्या इससे देश को फायदा होगा। अगर आप ये समझते हैं कि समान नागरिक संहिता का कानून लागू होने से देश में बेरोजगारी कम होगी, भूखमरी कम होगी, यहाँ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, यहाँ आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, देश का औद्योगिक विकास होगा, या देश एकता के सूत्र में पिरोया जा सकेगा, या एक राष्ट्र, मजबूत राष्ट्र, सशक्त राष्ट्र या विश्व गुरु बनेगा, ये समान नागरिक संहिता से ऐसा कुछ भी होने नहीं जा रहा। ये आप विश्वास रखें, ऐसा इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि पहले ही जो क्रिमिनल लॉ है देश में वो एक समान है और राज्यों की व्यवस्था देखते हुए जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसमें भी अलग अलग स्टेट को अलग अलग अमेंड करने की, क्योंकि भारत की विविधता को और अलग अलग राज्यों को देखते हुए दी गई है। उत्तर प्रदेश में जो सीआरपीसी में 438 में एंटीसिपेटरी बेल के प्रोविजन है वो उत्तर प्रदेश में लागू नहीं होते। उस कानून को हम एक समान रूप से देश में लागू नहीं करते, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को, और बात एक समान नागरिक संहिता की करते हैं। इससे राष्ट्र को कोई बड़ा फायदा नहीं होने जा रहा है। केवल इतना हम कह सकते हैं कि अगर मुस्लिम महिलाएं जो हैं उनको जो हिंदू महिलाएं हैं उनके बराबरी के अधिकार मिलेंगे, भरण पोषण का, भत्ते का वहां है व्यवस्था, लेकिन वो एक समान व्यवस्था होगी। ये आप नहीं कह सकते कि वहां व्यवस्था नहीं है, वहां वो सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन वो इस्लामिक कानूनों के हिसाब से हैं, उनको वो अधिकार मिलेंगे, एक समान मिलेंगे। ये आप केवल इसका एक फायदा कह सकते हैं। लेकिन अगर हम ये सोचते हैं तो हम भ्रमित हैं कि इससे राष्ट्र को या आम नागरिकों को कोई फायदा होगा। ये केवल मुसलमानों के ऊपर या दूसरे संप्रदाय के लोगों के ऊपर जो उनके पर्सनल लॉ है, मैं एक बार फिर दोहराऊंगा, विवाह, तलाक, गोदनामा, उत्तराधिकार के जो उन्होंने अपने हिसाब से बनाए हैं, वो कानून जो सीधे तौर पर होंगे पूरे देश में एक समान होंगे। वो हमारे कानूनों के समान, हम उनके कानूनों के समान, लेकिन इससे हमारे ऊपर कोई प्रभाव इस देश की आबादी के बड़े तबके के ऊपर पड़ने नहीं जा रहा। ये व्यवस्था सरकारों ने देखनी है, किसको लागू करना है, नहीं करना है, इससे राष्ट्र को फायदा क्या होगा या नहीं होगा। लेकिन लागू करना अगर सरकार चाहे तो वो लागू कर देगी, और इसको लागू करने में कोई कानूनी अड़चन उन विषयों पर और उन मामलों में हुआ नहीं करती। हम तो ये कहते हैं कि सरकार केवल एक काम नहीं कर सकती कि औरत को आदमी नहीं बना सकती और आदमी को औरत, इसके अलावा सब काम सरकार कर सकती है। आजकल तो वो भी सर्जरी से पॉसिबल है। लेकिन आज की वीडियो में इतना ही। आपका इसके बारे में कहना क्या है, सुझाव क्या है, आप कमेंट के माध्यम से बताएं। एक आग्रह आपसे और रहता है कि अगर कोई ऐसा विषय है कि आप चाहें हम उस पर कानूनी चर्चा करें या उस पहलू को अपने वीडियो के माध्यम से डिस्कस करें, तो आप कमेंट के माध्यम से बताएं। एक आग्रह आपसे रहता है कि वीडियो मुद्दा अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, उससे हौसला अफजाई होती है। आज के इस वीडियो में इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथी।